गुड मॉर्निंग गर्ल्स। अब हम बात करेंगे पब्लिश्ड सोर्सेस या प्रकाशित स्रोत, है ना। चैप्टर 3 में ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। अब हमारे गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, जिसमें हमारे रिसर्चर्स जो हमारा डेटा रिलेटेड रहता है उसको कलेक्ट करते हैं किसी टॉपिक या किसी सब्जेक्ट पर, तो उस पब्लिश डेटा में हम वेरियस डिपार्टमेंट, मतलब अगर हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग हमारी संस्थाएं हैं या हमारे जो व्यक्ति हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के थ्रू, उनकी आवश्यकता के अनुसार हम उसको उपयोग करते हैं। तो ये होते हैं हमारे प्रकाशित स्रोत, ठीक है। ये हमारे प्रकाशित स्रोत जो होते हैं ये प्रमुख स्रोत होते हैं, ठीक है। तो अब इनके हम प्रमुख स्रोतों के बारे में बात करेंगे। फिर है अनपब्लिश्ड सोर्सेस, ठीक है। अनपब्लिश्ड सोर्सेस, अब हमारे पास में अनपब्लिश्ड सोर्सेस कौन कौन से हैं? जो हमारा सेकेंडरी डेटा होता है, ठीक है। सेकेंडरी डेटा कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू द अनपब्लिश्ड सोर्सेस, है ना। अब हमारा द्वितीयक आंकड़ों का अप्रकाशित स्रोत भी होता है। ऐसे संग्रहित सामान जो किसी कारणवश प्रकाशित नहीं होते हैं या प्रकाशित नहीं करवाए जाते हैं और प्रकाशित स्रोत कहलाते हैं, है ना। जिनको हम पब्लिश नहीं कर पाते हैं या अनपब्लिश्ड रह जाते हैं, तो ये सारे क्या कहलाएंगे? हमारे अप्रकाशित स्रोत या अनपब्लिश्ड सोर्सेस, ठीक है। इसके बाद है सोर्सेस ऑफ पब्लिश्ड डेटा। अब पब्लिश्ड डेटा के सोर्सेस कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हमारा इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन यानी इंटरनेशनल, इसमें कौन कौन से आती हैं? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, है ना, मतलब इंटरनेशनल हमारा रिपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ILO, ठीक है, ये आता है। इसमें हमारे क्या है? इंटरनेशनल और नेशनल जो गवर्नमेंट के अलग अलग कंट्रीज़ हैं उसके थ्रू प्रिंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास में टाइम टू टाइम, मतलब समय समय पर हमारे पास में इनकी प्रकाशित सारी जानकारियाँ होती हैं और इन्हें द्वितीयक समंक के रूप में भी हम यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है। इसमें हमारा UNO होता है, UNO यानी रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। तीसरा होता है WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। चौथा होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, यानी हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, है ना, जो विश्व बैंक होता है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन। दूसरा है सरकारी प्रकाशन। सरकारी प्रकाशन कौन सा होगा? सरकारी प्रकाशन यानी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में जिन जिन डिपार्टमेंट्स को अपने अपने कार्य सौंपे हैं, है ना, मतलब अपने अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड, तो उसका क्या करना? डेटा इकट्ठा करना, है ना, उसको कलेक्ट करना एंड देन उसको पब्लिश करना, ठीक है, इनका काम होता है। ये जो डेटा होता है हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होता है और रिलायबल भी होता है ना, मतलब इस पर हम विश्वास भी कर सकते हैं और ये उपयोगी भी होता है। तो इन समंकों के आधार पर हमारा क्या होगा? अनुसंधान और ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सी, जैसे सेंसस मेथड है ना, जनगणना संबंधी आंकड़े आते हैं, या नेशनल इनकम से रिलेटेड हमारे जो डेटा होते हैं वो आते हैं, ठीक है। फिर है हमारे पास में आर्थिक सर्वेक्षण संबंधी आंकड़े होते हैं, या विभिन्न मंत्रालयों से प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट होती हैं, मतलब एनुअल रिपोर्ट फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स, ठीक है। एंड बुलेटिन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब रिजर्व बैंक का अगर हमारे पास कोई बुलेटिन है तो, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत हमारे पास आती है, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, यानी अर्ध सरकारी प्रकाशन। अब अर्ध सरकारी प्रकाशन में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? जिसमें हमारा सेमी गवर्नमेंट हमारी जो इंस्टीट्यूशंस ये होते हैं, ठीक, लाइक म्यूनसिपाल्टीज़ हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, पंचायत है, ज़िला परिषद हैं, ये सारी चीज़ें इसमें क्या करती हैं? ये भी अपने जितना डेटा है उनको
क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं एंड देन उसको पब्लिश करते हैं। जैसे इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे बर्थ रेट है ना, डेथ रेट है, मैरिज रेट है, ठीक है। फिर उसके बाद में इम्यूनाइजेशन, एजुकेशन है ना, जैसे टीकाकरण है, शिक्षा है, ये सारे आंकड़े इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। फिर है समितियों व आयोगों की रिपोर्ट, है ना। अब इसमें जो हमारे डिफरेंट टाइप्स की क्या होती हैं, कमिटीज़ होती हैं या कमीशंस होती हैं, उनकी भी रिपोर्ट हमारे पास में क्या करते हैं, हम उनको कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं और उसको भी हम प्रकाशित करते हैं या पब्लिश करते हैं। जैसे वित्त आयोग, है ना, मतलब टैक्स कमीशन, ठीक है, एजुकेशन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, ठीक है ना, कर आयोग है, शिक्षा आयोग है, इनकी सभी की रिपोर्ट्स। फिर है हमारे पास में पब्लिकेशन बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, यानी व्यापारिक संघों के प्रकाशन। इसमें हमारे प्रमुख व्यापारिक संघ होते हैं, है ना, जो कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या यूनियंस होते हैं। वो भी क्या करते हैं, अपने डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसको प्रिंट करवाते हैं, मतलब डाटा इकट्ठा करवाते हैं डेटा को और उसको प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, उसका प्रकाशन किया जाता है। जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, स्टॉक एक्सचेंज है, ये सब इसी में शामिल है, ठीक है। देन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब अनुसंधान संस्थाएं हैं, जैसे विश्वविद्यालय हैं, है ना, अनुसंधान संस्थाएं हैं, जिसमें हमारा भारतीय सांख्यिकी संस्थान है, मतलब हमारा इंडियन स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं या रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर का पॉइंट है बिजनेस मैगजीन्स एंड बुलेटिन्स। अब हमारे बिजनेस मैगजीन्स और बुलेटिन्स भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। बिजनेस मैगजीन्स यानी हमारी व्यापारिक पत्र पत्रिकाएँ हैं, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स है ना। फिर है आपका इकोनॉमिक टाइम्स है या योजना कॉमर्स है, इस तरीके की जो हमारी पत्र पत्रिकाएँ होती हैं, ये भी हमको क्या करती हैं, डेटा को कलेक्शन में हमको हेल्प करती हैं। देन फिर है व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ताओं के प्रकाशन, ठीक है, व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ताओं के प्रकाशन, ठीक है। अब जो व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ता हैं हमारे, उनके भी इसमें प्रकाशन होते हैं, ठीक है। जैसे व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ता में हमारे पास में जो भी डेटा कलेक्शन होता है ना, जैसे पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, उसको भी हम इसमें पब्लिश करते हैं और साथ में उसकी रिपोर्ट हम कलेक्ट करते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रिकॉशंस, ठीक है। अब प्रिकॉशंस इन द यूज़ ऑफ सेकेंडरी डेटा। जब हम द्वितीयक समंकों का प्रयोग करते हैं तो हमको कुछ सावधानियां रखनी होती हैं। जैसे फर्स्ट है संग्रह करने वाली संस्था की प्रकृति, है ना, जो संग्रह कर रही है डेटा को, उसकी प्रकृति कैसी है ना। मतलब द्वितीयक समंकों को वो सर्वप्रथम विचारणीय बात ये होती है कि उनका संकलनकर्ता कौन है, मतलब उसको किसने कलेक्ट किया है ना, उसका कलेक्शन का ओनर कौन है, ठीक है। फिर ये रिलायबल है या नहीं है ना, इसके परिणाम हमको भ्रामक मिलेंगे, अशुद्ध मिलेंगे या शुद्ध मिलेंगे, इसके बारे में भी हमको जानकारी लेना चाहिए। जो हमारा संकलन करता है, जो कलेक्शन करने वाला है या कलेक्शन ओनर है, जो वो कैसा है, रिलायबल पर्सन है कि नहीं, वो ऑनेस्ट है या निष्पक्ष रूप से काम करता है, ये सारी जानकारी हमारे पास में इकट्ठा होना चाहिए उसके बारे में। फिर है जांच का उद्देश्य या क्षेत्र। अब हमारे जांच का उद्देश्य और क्षेत्र क्या क्या है ना। एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी उसके ऑब्जेक्टिव्स, एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन और उसके ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, ठीक है। जैसे हमारे द्वितीयक समंक की जो सामग्री है, उसको काम में लेने के पहले हमको ये भी देखना चाहिए कि उसका हमारा ऑब्जेक्ट क्या क्या है और उसको हम कहाँ कहाँ पर यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे अभी एट प्रेजेंट हमारे मॉडर्न टाइम में हमारे पास में क्या है, अनुसंधान के उद्देश्य से हमारे रिलेट करने वाले हमको बहुत सारे क्या मिल जाएंगे,
अलग अलग सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, है ना, या बेनिफिट्स मिल जाएंगे जो हमको प्रेजेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है। देन थर्ड हमारा डेफिनेशंस ऑफ यूनिट्स बेस्ड, मतलब प्रयुक्त इकाइयों की परिभाषा। मतलब हमारे पास में जो सेकेंडरी डेटा हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं उसके यूनिट्स, कितने यूनिट्स यूटिलाइज़ कर रहे हैं हम। ठीक है। मतलब हम काम में लेने के पहले हमको ये भी विचार करना चाहिए कि उससे हमको रिलेटेड कितनी यूनिट्स जो हैं हमारे लिए कैसी हैं, यूटिलाइज़ करने के लिए रिक्वायरमेंट है या रिक्वायर्ड है या रिक्वायर्ड नहीं है, हमको कितना यूटिलाइज़ करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें आएंगी। ठीक है। फिर है समंक सामग्री के स्रोत, है ना, या फिर सोर्सेस ऑफ डेटा। अब हमारे पास में सेकेंडरी डेटा जो है उसको यूटिलाइज़ करने से पहले हमको ये निर्णय ले लेना चाहिए या विचार कर लेना चाहिए कि डिसाइड करना चाहिए कि सोर्सेज फ्रॉम विच ऑफ दिस डेटा इज़ ऑब्टेन्ड इज़ रिलायबल और नॉट। मतलब जो सोर्सेज से हम डेटा यूटिलाइज़ कर रहे हैं वो हमारे लिए रिलायबल है, उपयुक्त है, विश्वसनीय है या नहीं है, हमको ये देख करके ही उनको यूटिलाइज़ करना चाहिए। फिर है समंक संकलन की पद्धति। अद्वितीयक समंकों के संकलन में अपनाई गई जो पद्धति है वो वर्तमान अनुसंधान के लिए भी उपयुक्त है या नहीं है, इसको भी हमको क्या करना होगा, इसका भी परीक्षण करना होगा। मतलब मेथड्स जो हमारी यूटिलाइज हो रही है डेटा कलेक्शन के लिए, सेकेंडरी डेटा के लिए, उसको हम कंसिडर कैसे कर सकते हैं, है ना। फिर है लेवल ऑफ एक्यूरेसी, मतलब शुद्धता का स्तर देखें अगर हम, तो हमारे पास में सेकेंडरी डेटा में जितने भी हमारे पास डेटा इकट्ठा हो रहा है उसकी हमको शुद्धता भी जांचनी होगी कि ये हमारे लिए कितना शुद्ध है। तो उसके लिए हमको वर्तमान अनुसंधान के लिए हमारे उपयुक्त है, मतलब हम प्रेजेंट में जो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो हमारे लिए द्वितीयक समंकों के प्रयोग में सावधानी, है ना। अब हमारा हम देखेंगे कि इसमें हमको द्वितीयक जो समंक होते हैं, मतलब सेकेंडरी डेटा को जब हम यूटिलाइज़ करते हैं तो उसमें कौन कौन से हमको क्या करने हैं, सावधानियाँ रखनी है, या हमको कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है। मतलब इसके प्रिकॉशंस देखने हैं हमको। ठीक। तो हमारे प्रिकॉशंस में हमारा सबसे पहला पॉइंट था नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु हैज़ कलेक्टेड द डेटा। ठीक है। मतलब संग्रह करने वाली जो हमारी संस्था है उसकी प्रकृति देखनी होगी, है ना। मतलब उसका नेचर कैसा है ना, वो किस नेचर की है, मतलब उसको कलेक्शन करने वाला पर्सन कौन था। ठीक है। अगर उसने कलेक्शन किया है तो प्रॉपर एक्यूरेसी थी, है ना, उसको शुद्धता का स्तर था, है ना। फिर उसके बाद में एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड ऑब्जेक्ट्स, मतलब इन्वेस्टिगेशन का जो एरिया है या फिर उसके ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारे प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है। अगर हमारा एरिया अगर प्रॉपर है तो हमारे जो रिज़ल्ट आएंगे वो भी कैसे होंगे, वो सही आएंगे, है ना। फिर है डेफिनेशंस ऑफ द यूनिट यूज्ड। अब हम इस इन्वेस्टिगेशन में हम कौन कौन सी यूनिट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं या उसके रिक्वायरमेंट कितना है इन्वेस्टिगेशन में, ये सारी चीज़ें हमको इसमें क्या करनी है, देखनी है। मतलब इसमें हमको डिज़ायर लेवल क्या है हमारा, इसको हमको मॉडिफाई करना है या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें। फिर समंक सामग्री के स्रोत, मतलब हमारी समंक सामग्री है तो उसके स्रोत क्या क्या हैं हमारे पास में। ठीक। तो समंक सामग्री के इसमें हमारे स्रोत कौन कौन से हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ठीक है। फिर समंक संकलन पद्धति। अब हमारी समंक की संकलन की पद्धति कौन सी है। ठीक है। हमारा डेटा रिलायबल है नहीं है ना, इसमें हम कौन सी मेथड यूज़ कर रहे हैं, सेंसेक्स मेथड यूज़ कर रहे हैं या जनगणना विधि यूज़ कर रहे हैं या सैम्पल मेथड यूज़ कर रहे हैं, है ना, निदर्शन विधि यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। फिर है हमारा एक्यूरेसी लेवल, है ना, हमारा शुद्धता का स्तर कैसा है, इसमें शुद्धता का स्तर वर्तमान अनुसंधान के लिए उपयुक्त है ना। मतलब हम जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास में यूटिलाइजेशन के लिए प्रेजेंट इन्वेस्टिगेशन
यूटिलाइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा, मतलब समंकों के संग्रहण की विधियाँ। अब आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि समंकों के संग्रहण की सिर्फ 2 ही विधियाँ हैं। एक विधि है सेंसेक्स मेथड और दूसरी विधि है सैंपल मेथड, यानी निदर्शन या प्रतिदर्श विधि। अब सबसे पहले हम बात करेंगे सेंसेक्स मेथड की। सेंसेक्स मेथड यानी हमारी अनुसंधान के लिए इसमें संपूर्ण क्षेत्र की प्रत्येक इकाई का विस्तार हम इसमें कर सकते हैं। मतलब सेंसेक्स मेथड में हम डाटा कलेक्शन के लिए हम एवरी यूनिट को यूनिवर्स में यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना। इसके ऑप्टेंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हर एक यूनिट को यूटिलाइज कर सकते हैं, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीट काउंट कहते हैं, है ना, या इसे पूर्ण आगमन की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, सेंसेक्स मेथड को हम संगणना या जनगणना विधि भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, अब हम जनगणना विधि के हम बात करेंगे किसकी, लाभों की, है ना। तो सबसे पहला है रिलायबल एंड एक्यूरेट, है ना। अब ये डेटा जो होता है हमारा अधिक विश्वसनीय होता है ना, ज़्यादा रिलायबल होता है और एक्यूरेट भी होता है ना। मतलब इस पे हम ज़्यादा रिलायबल कर सकते हैं क्योंकि ये इसके आंकड़े जो होते हैं बहुत ज़्यादा शुद्ध होते हैं। आपको जनगणना विधि पता ही है, जब जनगणना वाले हमारे पास आते हैं तो ये सेंसेक्स मेथड वही है। इसमें सेकंड है हमारा डिटेल इन्फॉर्मेशन, मतलब इसमें हमको विस्तृत जानकारी मिल जाती है ना। अब हमको इसमें क्या है, डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, है ना। जो हमारी डिटेल इन्फॉर्मेशन किसकी, कि हमारे यहाँ पर कितने लोग हैं, है ना, अब व्यक्ति कितने हैं, उनकी आयु कितनी है, उनका मैरिटल स्टेटस कैसा है, वो मैरिड है अनमैरिड है, उनका एजुकेशन कितना है, उनके सोर्स ऑफ इनकम क्या है ना। ये सारी चीज़ें हमको इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन में मिलती है। देन है हेटरजीनियस यूनिवर्स, मतलब समग्र में विजातीयता, है ना। अब हमारे पास में ये एग्रीगेट डेटा होता है, इसमें क्या है, विजातीयता भी आती है, मतलब ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते हैं, बट फिर भी ये कैसी होती है, एक्यूरेट और यूज़फुल मेथड है ना। फिर देन फोर्थ है अप्रत्यक्ष अध्ययन संभव, यानी इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल। अब इसमें हमारा इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल है। अब इसमें क्या है, हम इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू क्या करते हैं, हमको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ना, कि हमारा इन्वेस्टिगेशन कैसा चल रहा है, हमारा इन्वेस्टिगेटर के पास में डेटा कलेक्ट हो रहा है, वो किस एस्पेक्ट पर है ना, उसको डायरेक्ट मेथड के थ्रू कर रहे हैं हम। इसमें ऑनेस्टी, ट्रूथ, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, मतलब उसकी सत्यता, ईमानदारी, बेरोज़गारी, इन सारी चीज़ों को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिसएडवांटेजेस ऑफ सेंसेक्स मेथड। अब हमारी सेंसेक्स मेथड के डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं। सबसे पहले है अधिक व्यय, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है ना, ये बहुत ज़्यादा खर्चीली है। इसका उपयोग जनरली किसके लिए किया जाता है, सरकार द्वारा जनगणना में या पशु गणना आदि के लिए किया जाता है। मतलब इसमें हम क्या है, सेंसेक्स को यूटिलाइज करेंगे, हमारे किसके लिए करेंगे, जनगणना के लिए, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू हमारी जो चीज़ें यूटिलाइज होती उनके लिए हम यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, फिर है इसको हम किसके लिए, जैसे पॉपुलेशन काउंटिंग है, एनिमल सेंसेक्स है, उसके लिए हम यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, अधिक श्रम व अधिक समय, मोर लेबर एंड टाइम कंज्यूमिंग, है ना, मतलब अधिक श्रम और समय लगता है। ये मेथड ऐसी है, इसमें हमको ज़्यादा समय और ज़्यादा क्या होती है, लेबर की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब भी हम जनगणना करवाते हैं, है ना, तो उसके लिए हमको लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए ज़्यादा लोग लगते हैं, तो ये कैसी हो जाती है, बहुत ही एक्सपेंसिव लगती है और साथ में ज़्यादा लेबर की भी रिक्वायरमेंट होती है। फिर है एक्सटेंसिव, यानी व्यापक संगठन की आवश्यकता भी होती है। इसमें जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो कैसे होना चाहिए, सर्वे के लिए और कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए अलग से होना चाहिए, उसके लिए हमको अलग से प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो इसमें हमको और भी ज़्यादा बिग अरेंजमेंट करनी होते हैं, तो इसमें क्या है, व्यापक संगठन की हमको आवश्यकता होती है। अनेक परिस्थितियों में असंभव, ये अलग अलग परिस्थितियों में कैसा होता है, असंभव होता है। क्यों, क्योंकि इसमें हम समग्र अंत में अनंत होता है ना, और अनुसंधान का क्षेत्र कैसा होता है, विशाल और जटिल होता है, तो जिसमें हमको समग्र की प्रत्येक इकाई से संपर्क स्थापित करने में
हमको क्या मिलता है, जानकारी भी मिलती है और साथ में हमको आसानी भी होती है। तो इससे हमको ऑनेस्टी है, ट्रुथ है, या हमको इसकी जो भी अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सारी चीज़ें हमको इसमें पता चल जाती हैं यूनिवर्स के थ्रू। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करें सूटेबिलिटी ऑफ सेंसेक्स मेथड। अब ये हमारी सेंसेक्स मेथड कहाँ कहाँ के लिए उपयुक्त है। सबसे पहले तो इसका क्षेत्र कैसा होता है, सीमित होता है ना, क्योंकि ये बहुत सीमित क्षेत्र के लिए होती है, जैसे एक पर्टिकुलर हमारा कंट्री हो गई, है ना। फिर इसके बाद में इसमें हम इन्वेस्टिगेटर्स के पास में क्या है, पर्याप्त समय रहता है कि वो समय लेकर के सारा काम कर सकें। देन थर्ड है हमारे पास में सफिशिएंट इकोनॉमिक रिसोर्सेस। इसमें हमारे पास में सफिशिएंट इकोनॉमिक रिसोर्सेस होते हैं जिससे हम काम कर सकें। देन नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड, सूचना एकत्रित करना, है ना, इससे हमारी सारी सूचनाएं एकत्रित हो जाती हैं। और शुद्धता, ये सेंसेक्स मेथड जो होती है वो एक्यूरेट और शुद्ध होती है। अब हम बात करेंगे हमारे सैंपल मेथड की, या निदर्शन या प्रतिदर्श विधि की। निदर्शन या प्रतिदर्श विधि जो होती है, इसमें समस्त इकाइयों के अध्ययन के स्थान पर हम कुछ प्रतिनिधियों चयन कर लेते हैं, प्रतिनिधि इकाइयों का, और उसी का हम अध्ययन करके निष्कर्ष निकालते हैं। मतलब सैंपल में हम कुछ चीज़ों को हम सैंपल के रूप में यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, उन्हीं की इन्फॉर्मेशन के आधार पर हम क्या करते हैं, रिजल्ट क्या करते हैं, रेडी कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे सैंपल मेथड की हम बात करें तो उसके लाभ, सबसे पहला है सेविंग, है ना। इसमें हमारी क्या होती है, बचत होती है, क्योंकि हम कुछ चुनी हुई इकाइयों से ही अध्ययन कर लेते हैं। मतलब हमारे पास में क्या है, स्टडी के लिए हमारे पास कुछ सिलेक्टेड यूनिट्स होती हैं जिसके थ्रू हमारा टाइम और लेबर दोनों की बचत होती है, और ये इंस्टीट्यूशंस के लिए क्या होती है, बहुत ही आसान होती है। फिर है सेकेंड कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, यानी विस्तृत जाँच। इस विधि में हम इकाइयों की संख्या को सीमित होने के कारण हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कर सकते हैं, मतलब डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। फिर है क्विकनेस, इसमें शीघ्रता से हम निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि ये कैसी होती है, आसानी से होने वाली मेथड है जिसमें हम रिजल्ट क्या ऑब्टेन कर सकते हैं फास्टली। देन नेक्स्ट है रिलायबल, ये कैसी होती है, रिलायबल होती है, विश्वसनीय होती है। मतलब इस पर हम आसानी से विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि ये जल्दी ही हमको रिजल्ट देती है, तो ये कैसी होती है, विश्वसनीय होती है। फिर ये है वैज्ञानिक रीति, ये साइंटिफिक मेथड है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें प्रॉपर तरीके से रिजल्ट मिलते हैं जिससे हम निष्कर्ष पर आसानी से पहुंच सकते हैं। फिर इजी टू मैनेज, इस विधि में हम अनुसंधानकर्ता क्या कर सकता है, आसानी से, सीमित होने के कारण, संख्या सीमित होने के कारण आसानी से इसमें यूटिलाइज कर सकता है। तो आज के लिए हमारे वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू गर्ल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर को डिस्कस करेंगे।